नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल यूनिवर्सिटी अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसमें आज हम 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, 25 मिनट में आपका स्कोर बनता है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभर्व कब से माना जा सकता है। दोस्तों, आपको बताना होगा, जो आचार्य शुक्ल यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभर्व काल कब से माना जा सकता है, यानी कि अभिभर्व का काल कब से माना जा सकता है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए प्राकृत से, बी संस्कृत से, सी प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, या डी पाली से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का अभिभर्व जो हैगा प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से माना जा सकता है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। यानी दोस्तों, आपको बताना होगा अपभ्रंश के प्रथम सबसे पहले महाकवि कौन थे। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए हेमचंद, बी स्वयंभू, सी रामचंद्र, या डी सोमप्रभा सूरी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि स्वयंभू अपभ्रंश के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। तो दोस्तों, आपको बताना होगा, जो हिंदी का सबसे पहला महाकाव्य कौन है। दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए पृथ्वीराज विजय, बी रामचरितमानस, सी पृथ्वीराज रासो, डी पद्मावत। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दिया गया है, आला खंड किसने लिखा। तो दोस्तों, आपको बताना होगा, इनमें से आला खंड जो है किसने लिखा है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए जगनिक, बी अमीर खुसरो, सी चंद बरदाई, डी नरपति नालह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जगनिक। आला खंड जगनिक द्वारा ही लिखा गया है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा। तो दोस्तों, आपको बताना होगा, इन चारों ऑप्शन में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। बाकी मतलब इनमें से किसी एक व्यक्ति ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा और बाकी सब ने लिखा है। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए नागेंद्र, बी लक्ष्मी सागर वर्णेश, सी रामकुमार वर्मा, या डी बच्चन सिंह। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नागेंद्र। नागेंद्र जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है, बाकी सब ने लिखा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियो सायार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियाँ किस रासो काव्य की हैं। तो दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए खुमान रासो, बी पृथ्वीराज रासो, सी हमीर रासो, डी परमाल रासो।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि परमाल रासो। ये जो पंक्तियां हैंगी परमाल रासो काव्य की हैं। तो दोस्तों हमारी पंक्तियां ये दी गई थी, 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जियो सयार, बरस 18 शत्र जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है। तो दोस्तों बताना होगा, इन ये 4 बोलियां दी गई हैं, इनमें से कौन सी एक बोली जो है वो राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए मारवाड़ी, बी बुंदेली, सी मेवाती, डी मालवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बुंदेली जो हैगी वह बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है, बाकी ये सभी बोलियां बोली जाती हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कर्म शब्द की उत्पत्ति किस प्रक्रिया से हुई है। तो दोस्तों आपको बताना होगा, जो हमारा कर्म शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रक्रिया के अनुरूप हुई है, यानी कि किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुई है। दोस्तों आपके आंसर क्वेश्चन हैंगे, ए अर्ध तत्सम, बी तत्सम, सी ऋण अनुवाद, डी तद्भव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तद्भव। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति तद्भव प्रक्रिया से हुई है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग आया है। तो दोस्तों बताना होगा, ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें कौन सा स्वर्ग आया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए दोनों में स्वर है, बी दोनों में सु है, सी दोनों में क्रमशः स्व और सु है, डी दोनों में क्रमशः सु और स्व है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों में क्रमशः स्व और सु है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था। तो दोस्तों आपको बताना होगा, इनमें से जो 4 दैनिक समाचार पत्र दिए गए, इनमें से कौन सा जो समाचार पत्र था वह हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए बंग दर्शन, बी समाचार सुधावर्षण, सी उद्दंत मार्तंड, डी भारत मित्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समाचार सुधावर्षण हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकझुकी परत, जय ही चितवत एक बार। तो दोस्तों आपको बताना होगा, इन पंक्तियों के कवि हैं। तो दोस्तों बताना होगा, जो पंक्तियाँ दी गई हैं इनके कवि का क्या नाम है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए बिहारी, बी रसलीन, सी घनानंद, डी मतिराम।
दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसलीन। इन पंक्तियों के कवि रसलीन जी हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। तो दोस्तों आपको बताना होगा इन चारों कवियों में से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए देव, बी पद्माकर, सी भूषण, डी बिहारी। तो दोस्तों आपको बताना होगा जो इन चारों कवियों में से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा। मतलब दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से तीन जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा है, बाकी जो एक हैं उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिहारी। बिहारी जी ने मतलब लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा और बाकी सभी कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखा है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, बर्वे न्यायिक भेद का रचनाकार कौन है। तो दोस्तों को ना बताना होगा बर्वे न्यायिका भेद का रचनाकार कौन है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए रहीम, बी रसलीन, सी बिहारी, डी मतिराम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रहीम। बर्वे न्याय का भेद का जो रचनाकार है वे रहीम दास जी हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। तो दोस्तों आपको बताना होगा इनमें से कोई एक जो है वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। मतलब वैष्णव भक्ति भगवान विष्णु जी की भक्ति की जाती है, तो इनमें से किस आचार्य ने वैष्णव भक्ति नहीं की है, मतलब वो वैष्णव भक्त का आचार्य नहीं है। तो दोस्तों बता आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए वल्लभाचार्य, बी माधवाचार्य, सी शंकराचार्य, डी रामानुजनाचार्य। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शंकराचार्य। मतलब शंकराचार्य जी ने वैष्णव भक्त यानी कि नहीं थे, वह शैव भक्त थे। उन्होंने शिव जी की भक्ति की थी और जो वैष्णव धर्म के भक्त थे वो विष्णु जी की भक्ति करते थे। तो इस प्रकार जो इनके नाम से इनका पता चल रहा है कि शंकराचार्य, शंकर के आचार्य, यानी कि ये शंकराचार्य शिव जी के भक्त थे। तो इस प्रकार ये वैष्णव धर्म के भक्त आचार्य नहीं माने जा सकते। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन नहीं है। दोस्तों बताना होगा आपको इसमें इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। बताना इन चारों में से कोई एक जो है काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक में वे नहीं थे। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैंगे, ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी ठाकुर शिव कुमार सिंह, सी राम नारायण मिश्र, डी रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल। काशी नागरी प्रचारणी सभा के जो संस्थापकों में ये रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे, बाकी ये सभी थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, साहित्य जन का समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के
हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों आपको बताना है जो परिभाषा दी है किसने दी है। तो आपके सामने ऑप्शन हैंगे ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बालकृष्ण भट्ट जी ने यह परिभाषा दी है, यानी कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। तो दोस्तों बताना होगा जो प्रसाद कृत मतलब जयशंकर प्रसाद जी की जो कृति है प्रलय की छाया, इस की विषय वस्तु के केंद्र में, इसका मतलब विषय वस्तु का केंद्र क्या था? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैंगे ए महाराणा प्रताप का प्रभाव, बी पद्मिनी का अग्निदह, सी जलप्रलय, डी रानी कलमावती का पश्चाताप, नहीं कमलावती का पश्चाताप होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रानी कमलावती का पश्चाताप ही प्रलय की छाया विषय वस्तु का केंद्र था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों आपको बताना होगा ये 4 रचनाएं दी गई हैं, इनमें से कौन एक रचना है जो उपन्यास नहीं है? तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन हैंगे ए रात का रिपोर्टर, बी विषाद मठ, सी पश्यंती, डी अजय की डायरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पश्यंती एक उपन्यास नहीं है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, सीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक का एक पात्र है? तो दोस्तों बताना होगा सीलवती जो है ये सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक का एक पात्र है? तो आपके सामने वे नाटक दिए गए हैं, ए सेतुबंध, बी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सी आठवां सर्ग, डी द्रौपदी। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक ये जो नाटक था इसी की पात्र थी शीलावती। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रयोगवाद को बैठे ठालटे का धंधा किस आलोचक ने कहा? दोस्तों आपको बताना होगा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किस आलोचक ने कहा है? तो दोस्तों आपके सामने आलोचकों के नाम दिए गए हैं, ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी रामविलास शर्मा, सी शिवदान सिंह चौहान, डी नामवर सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, यानी कि इसके आलोचक हैं वे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है जो अजरसन और रीजन से दिया गया है। तो हमारा रीजन दिया गया, अजरसन दिया गया मतलब स्थापना दिया गया है, कविता मनुष्य के हृदय को
स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती है। तो आपका तर्क दिया गया है क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रशस्त लोक का समन्वय है। तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं ए और आर दोनों गलत हैं, बी ए और आर दोनों सही हैं, सी ए सही आर गलत, डी ए गलत आर सही। दोस्तों आपको बताना होगा जो इसमें कि कौन सा विकल्प इसमें सही दिया गया है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही, यानी कि स्थापना और तर्क दोनों सही दिया गया है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, काव्य भाषा को सहज होना और उसे वैचित्र्य वक्रता अलंकर अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। दोस्तों आपको स्थापना जो दी गई है इस प्रकार दी गई है, काव्य भाषा को सहज होना चाहिए और उसे वैचित्र्य वक्रता अलंकार आदि के आडंबर से मुक्त होना चाहिए। तो दोस्तों इसके देखते हैं तर्क क्या दिया गया है। तर्क दिया गया है, अलंकार उक्ति वैचित्र्य का प्रयोग श्रेष्ठ कवि ही कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए आर दोनों गलत, बी ए आर दोनों सही, नहीं ए और आर दोनों गलत, और सी में दिया गया है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए सही आर गलत, यानी कि जो आपका स्थापना दिया गया है वह सही हो जाएगा, परंतु जो इसका तर्क दिया गया है वह गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्थापना ए यानी कि मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होता है। तो तर्क दिया गया है, इसीलिए मिथक को विकासशील माना गया है। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए आर ए और आर दोनों गलत, बी ए गलत आर सही, सी ए सही आर गलत, डी ए आर दोनों सही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इस मिथक जातीय स्मृति पर आधारित होता है। स्थापना ये दी गया है और तर्क दिया गया, इसीलिए मिथक को विकासशील माना गया है। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें स्थापना में दिया गया है, तुलसीदास जी के एक मत दिया गया, यानी कि मत में दिया गया है, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। तो उसमें तर्क दिया गया है, क्योंकि सगुण साकार को उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण आकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए ए और आर दोनों सही, बी ए सही आर गलत, सी ए और आर दोनों गलत, डी ए गलत आर सही। तो दोस्तों इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि स्थापना और तर्क इसमें दोनों ही सही दिए गए हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हमारा स्थापना दिया गया है, प्रयोगवाद केवल शिल्प का चमत्कार है। तर्क दिया गया क्योंकि प्रयोगवादी कविता में कई नए शिल्पगत प्रयोग किए गए। तो दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है, ए गलत आर सही, बी ए आर दोनों सही, सी ए सही आर गलत, डी ए और आर दोनों गलत। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
यानी कि जो स्थापना दिया गया है वो गलत हो जाएगा और जो उसका तर्क दिया गया है वह सही दिया गया है। तो दोस्तों यहीं पे हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। दोस्तों 25 मिनट में आपका स्कोर बनता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।